हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग नाबार्ड पढ़ने वाले हैं, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड एक इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसकी इंपॉर्टेंस हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इक्वली देखी गई है, यानी कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके के क्वेश्चन नाबार्ड से जरूर पूछे जाते हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं बैंक के पेपर्स की बात करूं तो वहां तो इंटरव्यू में भी नाबार्ड के बारे में पूछ लिया जाता है, चाहे वो उसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में पूछा जाए या फिर उसके फंक्शंस पूछ लिए जाए। तो इन शॉर्ट आपको नाबार्ड के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट में बात करूं तो इंडिया इकलौती एक ऐसी कंट्री है जहां पे रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर्स के पर्सपेक्टिव से, फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से एंड ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से उसका डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। तभी जाके हम अपनी पूरी इकोनॉमी को डेवलप कर पाएंगे। तो जब रूरल इकोनॉमी इतनी बड़ी है और उसका डेवलपमेंट इतना ज्यादा जरूरी है, तो ये भी जरूरी होना चाहिए कि उस पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए कोई एक ऐसी संस्था हो, कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो इस पूरी इकोनॉमी को लुक आफ्टर करे। और वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन है नाबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बहुत से लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नाबार्ड इज ओनली फॉर एग्रीकल्चर। सो नो, नाबार्ड इज नॉट ओनली फॉर एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर और ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट को लेके चलता है। तो नाबार्ड समझने के पहले हमें यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि किसी भी कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होती है जब उसका रूरल एरिया भी डेवलप्ड हो, यानी कि रूरल एरिया का डेवलपमेंट एक टॉप प्रायोरिटी मानी जाती है ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो अगर रूरल इकोनॉमी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो क्या रूरल इकोनॉमी में सिर्फ हम एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे? नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चरल ग्रोथ रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होती है। रूरल इकोनॉमी में और भी कई सारी चीजें आती हैं, कई सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आती हैं जिनकी कलेक्टिव ग्रोथ अलोंग विद एग्रीकल्चर इज नेसेसरी फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अब नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो पूरे तरीके से रूरल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करता है। हम हमेशा एक लाइन पढ़ते हैं कि स्मार्ट सिटीज होना जरूरी है, पर अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द सर्वेज, स्मार्ट सिटी से ज्यादा जरूरी स्मार्ट विलेजेस है। अगर हमारे विलेजेस स्मार्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ हम लोग बढ़ने लगेंगे। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं नाबार्ड, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड ऑल इंडिया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डीएफआई। नाबार्ड एक डीएफआई है। वैसे तो नाबार्ड के अलावा कई सारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। इनका कलेक्टिव मोटिव सिर्फ ये होता है कि किसी भी कंट्री को अगर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करानी है, डेवलपमेंट करना है इस इकोनॉमी का, तो उनको चीप क्रेडिट प्रोवाइड कराना, ताकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वो अपनी कंट्री में करना चाहते हैं उसको आसानी से कर सकें। नाबार्ड एक एपेक्स सुपरवाइजरी बॉडी है जो ओवरऑल सुपरविजन करता है तीन अलग अलग तरह के बैंकों का, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबीज, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। तो ये तीन अलग अलग कैटेगरीज के बैंक है जिनका ओवरऑल सुपरविजन एंड कंट्रोल नाबार्ड के हाथ में है। इसके बाद नाबार्ड के एस्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो नाबार्ड एक्ट 1981 आया था। नाबार्ड एक्ट 1981 के अंतर्गत नाबार्ड को 1982 में स्टैब्लिश किया गया। तो 1981 में नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ था, नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट 1982 में हुआ था। मोर स्पेसिफिकली नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 में किया गया। तो एक्ट जो है वो नाबार्ड एक्ट 1981 है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट इसका जो डेट है वो 12 जुलाई 1982 है। नाबार्ड इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वैसे तो इसको आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर चलाती है, और नाबार्ड को एस्टैब्लिश करने के लिए जो इनिशियल कैपिटल का इस्तेमाल किया गया था वो था हमारा 100 करोड़ रुपीस। तो 100 करोड़ रुपीस से इनिशियली नाबार्ड को स्टार्ट किया गया, ये इसका इनिशियल कैपिटल है। वैसे तो बहुत रेयरली इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, ज्यादातर उसके एस्टैब्लिशमेंट डेट या फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसका इनिशियल कैपिटल 100 करोड़ रुपीस है। कंट्रोल्ड एंड फंक्शन बाय, नाबार्ड को कंट्रोल और फंक्शन करने का काम कौन करता है? तो वो है डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर लाई करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के पास ये अथॉरिटी है नाबार्ड को कंट्रोल करने की। आफ्टर दैट रीजन फॉर फॉर्मेशन, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि नाबार्ड को बनाया ही क्यों गया। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन बूस्टिंग रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए
अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम नाबार्ड का होता है। तो अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि नाबार्ड सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर की हेल्प करता है, तो ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी जितने छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे बिजनेसेस रूरल एरियाज में लाई करते हैं, उन सबको कलेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम नाबार्ड करता है। नाबार्ड सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराता, बल्कि असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराता है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई काउंसलिंग सर्विस चाहिए, तो वो देने का काम भी आपको नाबार्ड करता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आइए अब समझ लेते हैं कि नाबार्ड बना किस तरीके से। तो नाबार्ड को बनाने के लिए आरबीआई ने गवर्नमेंट की हेल्प से एक कमेटी का गठन किया, एक कमेटी का फॉर्मेशन किया, जिस कमेटी का नाम था क्राफी कार्ड, दैट इज कमेटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कमेटी बनी थी 30 मार्च 1979 को, और इसके चेयरमैन थे बी शिवरमन। बी शिवरमन ने इस कमेटी को चेयर किया था, जो कि बनाई गई थी 30 मार्च 1979 को। तो 1979 को क्राफी कार्ड जब बनी, तो उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 29 नवंबर 1979 को। तो यहां पे लिखा हुआ है कमेटी बनी 30 मार्च 1979 में, कमेटी के चेयरमैन बी शिवरमन, और कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करी कुछ समय लगा के, वो 29 नवंबर 1979। इसके बाद इस रिपोर्ट में यह देखा गया कि अ न्यू ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर प्रोवाइडिंग अनडिवाइडेड अटेंशन एंड फोकस। तो एक नया ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होना चाहिए। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अनडिवाइडेड अटेंशन एंड फोकस। एक ऐसा अनडिवाइडेड अटेंशन प्रोवाइड कराना है आपको, जो स्पेसिफिकली रूरल एरियाज के लिए ही होगा, रूरल एरियाज की एक्टिविटीज और एग्रीकल्चर के लिए ही होगा। इसलिए यहां पे वर्ड यूज किया गया अनडिवाइडेड अटेंशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ फोकस करेगी रूरल एरियाज के ऊपर। टू क्रेडिट रिलेटेड इशू लिंक्ड विद रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल एरियाज का डेवलपमेंट करने के लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर को या अदर सेक्टर को जो भी क्रेडिट रिलेटेड इश्यूज आते हैं, उनको रिजॉल्व करने का, क्रेडिट प्रोवाइड कराने का जो काम है, वो नाबार्ड करने वाली है। नाबार्ड से डायरेक्टली पब्लिक लिंक में नहीं होती। अगर आपको ये लगता है कि डायरेक्टली आप नाबार्ड के ऑफिस जाके वहां से लोन ले लोगे, तो ऐसा नहीं है। नाबार्ड अलग अलग बैंकों के थ्रू फंक्शन करती है। नाबार्ड की अलग अलग स्कीम बैंकों में लॉन्च होती है, और बैंक के थ्रू आप उस स्कीम को अवेल करते हो। तो नाबार्ड एक संस्था है, एक एपेक्स बॉडी है। इसके बाद आरबीआई ने ट्रांसफर कर दिया अपना एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंक्शन टू नाबार्ड। तो जो भी आरबीआई के पास एग्रीकल्चर क्रेडिट फंक्शन था, वो आरबीआई ने पूरे तरीके से नाबार्ड को हैंड ओवर कर दिया। और रीफाइनेंस फंक्शन जो आरबीआई का था, वो उसने हैंड ओवर कर दिया एआरडीसी को, एग्रीकल्चर क्रेडिट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो एक एग्रीकल्चर क्रेडिट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाई गई, जिसका फंक्शन था रीफाइनेंस। अच्छा, रीफाइनेंस का मतलब होता है एग्जिस्टिंग फाइनेंस जो आपको प्रोवाइड किया गया है, उसमें कुछ बदलाव करना, लोन्स के टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज करना, इंटरेस्ट रेट में चेंज करना, जो आपका मंथली ईयरली टेन्योर है उसमें बदलाव करना। तो इसको हम लोग बोलते हैं रीफाइनेंस फंक्शन, जो कि हैंड ओवर कर दिया गया एआरडीसी को। के बाद अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें नाबार्ड की, तो वो मुंबई में प्रेजेंट है, और करंट नाबार्ड के जो चेयरमैन है वो शाहजी केवी है। शाहजी केवी इज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। अब आते हैं रोल्स ऑफ नाबार्ड पे। तो वैसे तो नाबार्ड के बहुत सारे रोल्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हमें याद रखने हैं, उनमें से एक है सुपरविजन। इट सुपरवाइजेस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी आरआरबीज होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, इन सबको सुपरवाइज और कंट्रोल करने का काम नाबार्ड का होता है। तो नाबार्ड का पहला फंक्शन है सुपरविजन। इसके बाद इट ऑल्सो कंडक्ट स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन। इन सारे बैंकों की एक्टिविटीज पे चेक रखने के लिए ये समय समय पे स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन भी करवाता है। इसके बाद नाबार्ड का नेक्स्ट रोल है डेवलपमेंट। नाबार्ड इनकरेजेस इंडियाज बैंक टू लेंड टू एसएचजी। नाबार्ड जो है वो इनकरेज करता है इंडिया के सारे बैंकों को कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लेंड करो। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो अपने ग्रुप के लोगों के लिए पैसे को पूल करते हैं और अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है जिसमें कंसिस्ट करती है पुअर वुमेन, जो अपने अपलिफ्टमेंट के लिए, गरीबी से बाहर आने के लिए कुछ करना चाहती है, तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए नाबार्ड इनकरेज करता है। सर्व एज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर
माइक्रो फाइनेंस। नाबार्ड जो है वो माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल भी माना गया है। इसी के साथ इसका एक और फंक्शन है, वो है काउंसलिंग एंड असिस्टेंस। तो नाबार्ड के बहुत सारे वर्कशॉप्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं जिसके थ्रू लोगों को, किसानों को जागरूक करने का काम नाबार्ड करता है। ओवरऑल आप ये देख रहे होंगे कि किसी भी तरीके से रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उनको हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो या फिर किसी तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड करानी हो, इन सब के लिए नाबार्ड बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाता है। तो कलेक्टिवली अगर रूरल डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तो नाबार्ड जैसी संस्था का होना हमारे देश में बहुत जरूरी है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस रूरल डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं और कलेक्टिवली इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।